नमस्कार दोस्तों। हमारे एक मित्र हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं विजय शंकर सिंह। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, सीबीआई का तोता होना उसकी मजबूरी भी है, पर आपका तोता होना आपकी कायरता और संविधान की शपथ की अवमानना है। बहुमत सदैव सही नहीं होता, वह भय की एक मानसिकता भी होता है जो सच और न्यायपूर्ण कहने की हिम्मत खा जाता है। तो वो जब ये कहते हैं तो हमें एक चीज पे ध्यान देना होगा। आज एक फैसला आया जो बड़े लंबे समय से जिस पर बहस चल रही थी, बात चल रही थी, और उस फैसले में बहुत बड़ी चीज ये है कि जस्टिस नागरत्ना है, और जस्टिस नागरत्ना ने जो कहा, बीवी नागरत्ना, उन्होंने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा नोटबंदी गलत थी और नोटबंदी गैर कानूनी थी। हालांकि 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ थी उसके 4 जजेस ने सरकार के तोते की तरह से कहा। उन्होंने उन कानूनी पहलुओं पर चर्चा भी करने को नहीं की। जस्टिस नागरत्ना ने जो कहा, एक इकलौती महिला उसमें थी, और उस महिला ने कितनी बड़ी शक्ति का परिचय दिखाया कि जो सबसे इतर एक बड़ी बात कह रही है और सरकार को चुनौती दे रही और सरकार के फैसले को गलत ठहरा रही। तो उन्होंने कहा कि आरबीआई ने नोटबंदी की सिफारिश करने में स्वतंत्र रूप से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। पूरी कवायद 24 घंटे में हो गई। तो आप समझिए, जब ये जस्टिस ये बात कहती है नागरत्ना, तो निश्चित रूप से आता है कि जिस तरह की अहमियत है इन सारी चीजों में। मामला क्या था? मामला था कि 500 के और 1000 के नोट रद्द करने का जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक एकदम से लिया था, उस पर उन्होंने कहा, और भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 500 और 1000 रुपए के नोटों को रद्द करने की सिफारिश करने के फैसले को स्वतंत्र रूप से विवेक का इस्तेमाल न करने वाला बताया। यानी आरबीआई ने उसको नहीं किया। क्या कहा नागरत्ना ने? ये भी देखे कि रिकॉर्ड जो था, आरबीआई ने जो रिकॉर्ड पेश किया, रिकॉर्ड को देखने पर मुझे वहां केंद्र सरकार द्वारा वांछित, सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों की कानूनी निविदा को वापस लेने की सिफारिश की है। सिफारिश प्राप्त की गई इत्यादि शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग मिलता है जो स्वतः व्याख्यात्मक है, और यह दर्शाता है कि रिजर्व बैंक द्वारा स्वतंत्र रूप से विवेक का इस्तेमाल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। न ही बैंक के पास इतने गंभीर मुद्दे थे जिन पर विवेक लगाने का समय था। यह अवलोकन करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को की सभी सीरीज के डेमोनेटाइजेशन की पूरी कवायद 24 घंटे में होगी। जस्टिस नागरत्ना ने एक और चीज कही। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर 2016 के पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा उत्पन्न हुआ था सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम धारा 26(2) के तहत बैंक से उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा बैंक को प्राप्त की। तो आप समझिए, नियम यह है कि बैंक केंद्र सरकार को देता है और केंद्र सरकार यहां उलट काम कर रही है। तो केंद्र सरकार से उत्पन्न होने वाला प्रस्ताव बैंक के केंद्रीय बोर्ड से उत्पन्न होने वाले प्रस्ताव के समान नहीं था। एक चीज नागरत्ना ने जो एक और चीज कही कि आरबीआई द्वारा इस तरह के प्रस्ताव को दी गई सहमति आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत सिफारिश के रूप में नहीं मानी जा सकती है। तो एक चीज ये है। फिर उसके बाद में उन्होंने जो कहा, इस तर्क को मानते हुए कि आरबीआई के पास ऐसी शक्ति है, कहा कि ऐसी सिफारिश शून्य है, क्योंकि धारा 26(2) के तहत शक्ति केवल करेंसी नोट की एक विशेष सीरीज के लिए हो सकती है और करेंसी नोट की पूरी सीरीज के लिए नहीं। तो यह भी स्पष्ट है।
और न्यायमूर्ति जस्टिस जो है नागरत्ना, उन्होंने एक और चीज कही कि आरबीआई अधिनियम की 26(2) की धारा में कोई भी शब्द की व्याख्या सभी के रूप में नहीं की जा सकती है, जैसा कि बहुमत के फैसले में कहा गया। तो आप ये समझिए, तो इस तरीके से जो यह बड़े लंबे समय से चर्चा का विषय था कि ये गैर कानूनी तरीके से और इसको किया गया, उसको जस्टिस नागरत्ना के फैसले ने उभार दिया है कि हां, सच्चाई तो यही है, भले ही कोई कहे और ना कहे, क्योंकि जजेस डरे हुए थे और डरे हुए जजेस से आप कितनी उम्मीद कर सकती हैं। जस्टिस नागरत्ना ने एक और चीज कही, संसद देश का एक लघु रूप है। संसद जो लोकतंत्र का केंद्र है, उसे ऐसे महत्वपूर्ण महत्व के मामले में अलग नहीं छोड़ा जा सकता है। और उन्होंने इस पर आगे कहा कि नोटबंदी के उपाय से जुड़ी समस्याओं से एक आश्चर्य होता है कि क्या केंद्रीय बैंक का जो बोर्ड है, परिणामों की कल्पना की थी? क्या बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने इतनी बड़ी संख्या में संचालित बैंक के नोटों के डेमोनेटाइजेशन के प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान देने की जरूरत समझी थी, प्रयास किया था? केंद्रीय बोर्ड के उद्देश्य ठोस, उचित और सही हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया गया, प्रक्रिया का पालन किया गया, वह कानून के अनुसार नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में लाया गया है कि डेमोनेटाइजेशन नोटों के मूल्यों का लगभग 98% बैंक नोटों के लिए विनियमन किया गया है, जो एक कानूनी निविदा बनी हुई है। साथ ही बैंक द्वारा 2000 रुपए के बैंक के नोट की एक सीरीज जारी की गई थी। यह सुझाव देता है कि यह उपाय स्वयं उतना प्रभावी साबित नहीं हो सकता था जितना कि इसके होने की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि यह अदालत कानून की वैधता और अपने फैसले के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावशीलता के आधार पर नहीं की जा करती है। इसलिए स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान मामले में ढाली गई कोई राहत ऐसे उपायों की सफलता के विचार से अलग है। और एक और बड़ी चीज कही उन्होंने, केंद्रीय बैंक की राय केंद्रीय बोर्ड के साथ एक सार्थक चर्चा के बाद स्पष्ट रूप से और स्वतंत्र होनी चाहिए, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के नागरिकों पर प्रभाव के संबंध में सही महत्व दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। भले ही आरबीआई इस मामले की सिफारिश करता, केंद्र सरकार कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से करेंसी नोटों की पूरी श्रृंखला का विमुद्रीकरण नहीं कर सकती, तो आप समझ लिए पूरे का नहीं कर सकते। यह एक विधायी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, या तो संसद द्वारा बनाए गए कानून या अध्यादेश के माध्यम से। तो आप समझिए, इनमें से कोई चीज नहीं की गई। उपरोक्त कारणों के आधार पर जस्टिस नागरत्ना ने 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना को कानून के विपरीत और गैर कानूनी घोषित किया है। तो यह समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है, और यह निष्कर्ष सामान्य नहीं है, ये बहुत सारी चीजें, और इसको लेके उनका एक शब्द कहना जो निष्कर्ष है उनका संदेश से परे, डेमोनेटाइजेशन सुविचारित था, सर्वोच्चतम इरादे और उद्देश्य सवालों के घेरे में नहीं है। इस उपाय को केवल विशुद्ध रूप से कानूनी विश्लेषण पर गैर कानूनी माना गया है, न डेमोनेटाइजेशन के उद्देश्य पर। तो आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के उन्होंने इस चीज पे खड़ा कर दिया ये किस तरह की स्थिति थी, और इसमें जो स्थितियां आई हैं वो निश्चित रूप से जो 5 जजों की पीठ थी, और उसमें 4 जजों ने इसे कहीं से भी गैर कानूनी नहीं माना है। तो ये समझिए कि आप जिस तरह की आगे स्थिति होती है वो चिंताजनक है कि भारत के अंदर जजेज की स्थिति क्या है, और जजेज कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। तो आप इन सब चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से। तो 5 जजेज में से 4 जज, जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस ए एस बोपन्ना, इन सब ने एक पक्ष में खड़े थे, और जस्टिस बीवी नागरत्ना एक पक्ष में खड़ी थी। इससे आप समझ लीजिए, एक महिला अकेले लड़के और पूरे उस पर सवाल खड़ा कर रही थी, तो यह बात समझने वाली। तो इस तरह से यह एक फैसला निश्चित रूप से जो भी हो, लेकिन
एक बड़ा संदेश देता है। और चर्चा तो नागरत्ना ही हीरो है इस जजमेंट में। शेष तो बाकी सब विजय शंकर सिंह जी जो कहते हैं वो तोते हैं, और तोते को समझिए। चलिए, एक महिला ने बिल्कुल एक आईना दिखाने का काम किया है, तो उन्हें सलाम करता हूं। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। एक बड़ी घटना हुई। क्या हमारे देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है? और क्या देश की राजधानी इतनी असुरक्षित पहले कभी नहीं थी? पहले की जो घटनाएं हुई हैं वो हमारे सामने है, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं होती। आज के हालात क्या है? 12 किलोमीटर के करीब, 11 से 12 किलोमीटर, एक लड़की को 20 साल की जो महिला है या युवती कह दीजिए, लड़की कह दीजिए, वो स्कूटी जाती है, उसे जिस तरीके से करते हैं और वो लड़के और घसीटते हुए ले जाते हैं बुलेरो से, तो आप समझिए 10-11 किलोमीटर 12 किलोमीटर घसीट के ले जाते हैं और वो निर्वस्त्र पाई जाती है। आप देख सकते हो मैडम, एक्सीडेंट होता 20 किलोमीटर डेड बॉडी किसके थोड़ी जाएगी उसके साथ। कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पे आधारित नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। ये सीसीटीवी फुटेज इस बात का गवाह है कि देश की राजधानी में ऐसे दरिंदे भी रहते हैं जो कहने को इंसान है मगर उनकी रग रग में हैवानियत भरी है, जो किसी लड़की की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद रुकते नहीं। तो ये एक सवालों के घेरे में कि आखिर ये कहां तक है? हड्डियां तक छिल गई थी। पुलिस अभी कह रही है कि पोस्टमार्टम होगा, इंतजार करना पड़ेगा रिपोर्ट का, तब पता चलेगा कि रेप हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन ये स्थिति है तो खुलेआम ये सब हो रहा हो, उसके बाद में आप कहेंगे कि हाँ इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो ये इंतजार करेंगे। लोगों का सब्र टूटने लगा है, दिल्ली का सब्र टूटने लगा है कि बेटी से क्रूरता। तो पूरी सुल्तानपुरी का जो थाना है उसे लोगों ने घेर लिया। आम आदमी पार्टी की जो एमएलए है राखी बिरलान, जो वहां पर पूर्व मंत्री भी है सरकार की, तो वो जब जाती हैं और वो जिस तरीके से करती हैं तो उस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है कि आप यहां क्या ड्रामा करने आई? इतने समय से चीजें हो रही हैं, आपको बार बार बताया जा रहा था कि यहां सब असुरक्षित है, बहुत सारी चीजें। तो राखी बिरला जवाब नहीं दे सके और अपनी खीज मिटाते हुए कहती है लोगों का पुलिस पर गुस्सा था, उन्होंने पुलिस की गाड़ी समझ करके उनकी गाड़ी को घेर लिया। नहीं, वो उन्हीं को घेर करके कह रहे कि आपने क्या किया। पुलिस का तो रवैया लचर है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने न्याय के लिए क्या किया है? आप समझिए, जब इस तरीके से है कि 5 लोग 12 किलोमीटर तक घसीटते ले जा रहे हैं लड़की को और आप लोग सिर्फ ड्रामा करने आते हैं। सरकार है आपकी दिल्ली में, आपने क्यों नहीं उठाया इन सब मुद्दों को लेकर के? क्यों नहीं जनता की आवाज बनते? नहीं कुछ कर सकते? कम से कम सदन में दूसरी जगह उठाइए और उसको लेकर प्रस्ताव पारित कीजिए और भेजिए केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार विवश हो जाएगी, लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि आप तो मिल के चलते हैं, खेल करते हैं। और इस खेल का नतीजा है, हमारे पास में एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 2021 के आंकड़े मौजूद है कि आप समझिए 2020 के मुकाबले 2021 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनमें 15.5% की बढ़ोतरी हुई है। और आप ये समझिए जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े वो चिंताजनक है। लगातार ये स्थिति आ रही तो, और उसके पहले से जो है 56% बढ़े थे 2020। तो आप मतलब समझिए कभी 56% बढ़ते हैं, कभी 31% बढ़ते हैं और कभी वो होता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। अब आप 2021 में 73,851 यानी राउंड फिगर में 74,000
लड़कियों महिलाओं के प्रति अपराध हुए हैं, और ये विभत्स स्थिति। और उसके बाद स्थिति क्या होती है, जो बच्चे हैं बच्चों के खिलाफ भी मामले बढ़े हैं, 2500 से अधिक मामले हैं बच्चों के खिलाफ जो हुए हैं, और महिलाओं की जो हत्या के मामले हैं वो भी बढ़े हैं, महिलाओं के साथ में रेप के मामले भी बढ़े हैं, महिलाओं के साथ में जो हत्या की कोशिशों के मामले भी बढ़े हैं, और छेड़छाड़ के मामले बढ़े हैं, तेजाब से जलाने के मामले भी में इजाफा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति है। तो दिल्ली कितनी असुरक्षित होती जा रही, अपराधों के उच्चतम स्तर जो है दर्ज कर रहे हैं, और वास्तविक दर्ज मामलों में जो है उन पर काम नहीं किया जा रहा है, और अधिकतर मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि आम आदमी, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी हो, जो बहनें हो, वो सब बुरी तरह फेस करते हैं, और बुरे हालात। इन हालात के बावजूद सरकार आखिर चेतती क्यों नहीं? क्योंकि सरकार वास्तव में कुछ करना नहीं चाहती, वो डरी हुई सी दिखाई देती है, और जिस तरीके से डरी हुई दिखाई देती है वो निश्चित रूप से चिंता पैदा करता है। लगातार जिस तरह से अपराध हुआ है, जिस तरह की घटनाएं हुई, वो हम सब के लिए चिंताजनक है। यदि हमारी राष्ट्रीय राजधानी में ही लोग सुरक्षित नहीं होंगे, तो देश के कोने अतरे के राज्य हो या इलाके हो, वहां पर क्या आप उम्मीद करेंगे? तो आप मान लीजिए, इस देश में तमाम सारे देशों ने, भारत में करीब करीब इस तरह से 50 देश हैं, बड़े देश हैं, जिन्होंने भारत में अपनी महिलाओं को जाते वक्त विशेष सावधानी बरतने का एडवाइजरी जारी कर रखी है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप समझिए कितनी बेइज्जती आप करा रहे हैं। ये वही देश है जहां कहते थे नारी जो है देवी होती है। किस बात की देवी होती है? जहां वो सुरक्षित नहीं। कल्पना कीजिए, इससे और बुरी स्थिति क्या हो सकती है? ये हम सब के लिए चिंताजनक है, हमारे देश के, और यह भविष्य बर्बाद होगा। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।